एम्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। एम्स मतलब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के डायरेक्टर हैं। उनकी डायरेक्टर तक का सफ़र जानेंगे, लेकिन इससे पहले जानेंगे कि आखिर एम्स जो होता है वो जो परिकल्पना लोगों में बनी रहती है कि यहाँ दिखाने के लिए हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या एम्स में हम जाएं तो हमें किसी के सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन सब बातों को जानेंगे कि आम जनता के लिए कितना मुफीद है एम्स, और उसकी ज़रूरतों या उनकी डिसीज की जो क्रिटिकलिटी है उसको कैसे हैंडल करता है। तो हम स्वागत करेंगे प्रोफेसर अजय सिंह जी का। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले यही जानेंगे कि जो एम्स की परिकल्पना है, आप चूँकि भोपाल के चौथे डायरेक्टर हैं, तो इस परिकल्पना के पीछे क्या एक उद्देश्य रहता है? देखिए, भारत सरकार ने एम्स दिल्ली को आज़ादी के तुरंत बाद बनाया इस परिकल्पना के साथ कि देश में सबसे अच्छी हेल्थ की व्यवस्था देशवासियों को देश में ही मिले, इसके लिए उन्होंने रखा। फिर समय के साथ ये देखा गया कि एम्स दिल्ली में इतने ज़्यादा मरीज आने लगे कि वो संभव नहीं था, और दूर दूर से, साउथ से, नॉर्थ ईस्ट से भी जब मरीज आते थे तो उनको आने में बहुत ज़्यादा परेशानी और पैसे का नुकसान होता था, और बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया, क्यों ना हर रीजन में एक एक एम्स का हम लोग बनाएं, जहां पे मरीज को सीधे दिल्ली भागने की ज़रूरत ना हो, उतना ही अच्छा इलाज हर कोने पे, हर रीजन में, हर स्टेट में कम से कम एक एम्स जरूर होना चाहिए कि जो अच्छा इलाज कर सके। इसी परिकल्पना के साथ जो है ये भोपाल में स्थापना हुई 2011 में। एम्स की परिकल्पना ने यानी कि ओरिजिन हुई भोपाल में। तो अब उसके बाद से कितने नए नए जो आयाम हैं वो एम्स भोपाल ने गढ़े हैं, और कैसे सुविधाएं उनको दे रहे हैं, क्योंकि आप इसको करीब से देखते हैं। देखिए, जब एम्स भोपाल शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले यहाँ पे 50 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दिया गया था, जो बढ़ के 75 हुआ, और आजकल 125 बच्चे अंडर ग्रेजुएट के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आते हैं, पूरे देश के हर कोने से। तो इस प्रकार से हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट टीचिंग का। उसी के साथ हमारे यहाँ पे 40 से ऊपर ब्रॉड स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं, जिसमें बहुत ही नामी विशेषज्ञ हैं। भारत सरकार की मदद से हम लोग अच्छे से अच्छे, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, सुविधाएं हैं। उसके अलावा हम लोग एम्स भोपाल इस दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि जो हमारा एमपी में कुछ ट्राइबल एरिया ज़्यादा होने की वजह से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इस प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती हैं, तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि उनके इलाज के लिए स्पेशल कार्रवाई हम लोग करें। और उसी के अलावा आपको मालूम होगा, यहाँ पे गैस पीड़ित हैं जिनको अभी भी उस चीज़ से उनके लंग्स जो हैं और या सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से निकल के नहीं आया है, तो इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एम्स की अगर हम बात करें उपलब्धियों की, तो क्या नई उपलब्धियां हैं? मरीजों को ये सुविधाओं का लाभ कैसे मिलता है सर? देखिए, सबसे पहले तो एम्स ने अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत ही प्रयास किए हैं। अपने हर काम में हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए कि मरीज़ यदि दूर रहने वाला है तो वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसको यहाँ पे आके लाइन में ना लगना पड़े, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के यदि आएगा तो वो सीधे अपने डॉक्टर को दिखा सकता है। इसी के तरीके से हम लोगों ने ई कंसल्टेशन सुविधाएं भी शुरू की हैं, जिसमें 50 पीएससी के जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर हमारे यहाँ के विशेषज्ञों से जो है वो कंसल्टेशन लेते हैं। और जो मरीज़ दूर, हमने एक बार मरीज़ देख लिया फिर वो दूर चला गया, तो उसको अगली बार दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको यहाँ आना पड़े। ई कंसल्टेशन के माध्यम से हम लोग ये करते हैं कंसल्टेशन।
हम लोग हर प्रकार के ऐसे ऑपरेशंस करने की सुविधाएं हमने यहाँ पे रखी हैं जो आम हॉस्पिटल्स में या थोड़े से छोटे हॉस्पिटल में संभव नहीं होता है। और पहले जिसके लिए उनको दूर दराज एरिया में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता था, जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं हमने अपनी दी हैं। इसी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लंग ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जेनेटिक जो बीमारियां हैं उनकी स्क्रीनिंग माताओं में पहले से करते हैं, जिससे आनुवांशिक जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चे में वो पहले से ही डिटेक्ट हो पाएँ और हम सही उसका इलाज करा पाएँ। इसी के साथ एम्स जो है रोकथाम में भी जन जागरण को भी एक अपना ध्येय मानता है और उस पर भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उपलब्धियों की बात हम कर रहे हैं। उपलब्धियों में अभी जो नई नई तकनीक ईजाद हुई हैं उनमें से जैसे आपने बता दिया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है या फिर और भी जितनी सारी विशेषताएं हैं वो कर रहा है, लेकिन अभी आधुनिकता से यदि जोड़ा जाए तो अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट हैं जो एम्स ने हासिल किए हैं, वो क्या हैं सर? देखिए, मैं अभी 1 महीने पहले ही मैंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन मैं बड़ा खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे रीज़न का गामा नाइफ सेंटर जो कि ब्रेन जो न्यूरो सर्जरी और जो ब्रेन ट्यूमर के जो मरीज़ हैं बिना चीरा लगाए अब हम उनको गामा नाइफ से ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने हमको हमारी मांग को स्वीकार करते हुए हमारे सेंटर को उन्होंने इसको दिया है और वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अभी तक वो मरीजों को लेके या तो चंडीगढ़ जाते थे या बॉम्बे जाते थे, अब हम हमारे यहाँ पे आएंगे। नंबर 2, कल ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हमको जो बीमारियां अनुवांशिक बीमारी हैं बच्चों की, जिसमें सिकिल सेल एनीमिया वगैरह जो ट्राइबल एरिया में बहुत ज़्यादा है, वो हमने शुरुआत किया। उसके साथ साथ हमने जो अस्पताल में जो मरीज़ आते हैं बहुत सारे ऐसे प्रयास किए कि आने वाले मरीज को जो बहुत दूर से आते हैं उनको लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, उनको हम लोग पानी पीने की व्यवस्था, उनके लिए शौचालय या इस नहाने की व्यवस्था, जो मरीज़ भर्ती होते हैं हमारे यहाँ पे अस्पताल में ही दवाइयों के काउंटर हैं जो कि भारत सरकार के अमृत फार्मेसी और जन औषधि केंद्र हैं जो उच्च श्रेणी की दवाइयों को बहुत ही कम पैसे में देते हैं। जी बिल्कुल, और कुछ मुफ्त में भी देते हैं, ऐसा है क्या? पूरी तरीके से मुफ्त में हम उनको देते हैं जो कि भारत सरकार ने जिनको चिन्हित किया हुआ है। आयुष्मान कार्ड का यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आयुष्मान कार्डधारी यहाँ आए और उसको इलाज मिले? बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड के अलावा आरबीएस के और भी बहुत सारी ऐसी हैं, यदि वो आता है हम उसको वेरीफाई करते हैं, यदि वेरीफाई हो जाए तो हम उसको पूर्णतः फ्री इलाज देते हैं। बिल्कुल, राज्यपाल महोदय का एक बड़ा एक नया उन्होंने निकाला था, ये सिकल सेल पर बड़े काम कर रहे हैं वो, और जब राज्यपाल महोदय यहाँ पर एडमिट भी रहे जब उन्हें कोविड हुआ था, तो भरोसा तो एम्स पर देखिए सबका रहता है क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर रहते। सिकल सेल के बारे में सर आप बात कर रहे थे, ये जो सिकल सेल की बीमारी है ये आदिवासी या ट्राइबल बेल्ट में ज़्यादा पाई जाती है, ये होती क्या है एक्चुअली, लोग इसको जानना चाहते हैं। देखिए, जो सिकल सेल है हमारे ब्लड में जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो जो यदि सिकल सेल में आनुवांशिक वजहों से और कुछ अनजानी वजहों से उनकी शेप बिगड़ जाती है, वो शेप गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर जो खून का बहाव है वो कहीं ना कहीं रुकता है। और जब प्रॉपर खून का बहाव नहीं होगा तो बहुत सारे जो हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं बॉडी के उनमें फंक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे को जन्म के बाद से ही जब उसकी ग्रोथ होती है तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, उसके लंग्स में, उसकी किडनी में, उसके ब्रेन में और सारे सिस्टम में उसमें नुकसान होता है, जो कुछ जगहों पे कुछ केसेस में जानलेवा भी हो सकता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया ये वाली चीज़ है। भोपाल के अलावा जो कंसल्टेंसी है एम्स की वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ डॉक्टर जो दूरस्थ क्षेत्रों के वो निश्चित तौर से आपके एक्सपर्ट से टच में होंगे, तो कैसे सुविधाएं वहां तक पहुंचती हैं इन जो बीमारी है सिकल सेल की, इसको रोकथाम के लिए? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि 50 पीएससी और सीएससी से हम लोग सीधे जुड़े हुए हैं, तो हम वो वहाँ के डॉक्टर ऐसी किसी भी मरीज़ को हमसे बात करके सलाह वहीं दे सकते हैं, मरीज़ को आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो यूपी,
के डिफरेंट हॉस्पिटल्स, झारखंड के डिफरेंट हॉस्पिटल, बिहार के बहुत सारे हॉस्पिटल्स से भी ई कंसल्टेशन से के माध्यम से हम जुड़े हैं। तो हमारे विशेषज्ञ वहाँ के विशेषज्ञों को अपनी सलाह देते हैं और निकट भविष्य में मेरा अपना मानना है कि ई आईसीयू भी होना चाहिए। मतलब आईसीयू जैसी कंडीशन में यदि सीरियस पेशेंट है उसको शिफ्ट करना मुश्किल है, लेकिन यदि वहाँ का डॉक्टर हमारे यहाँ के डॉक्टर से अपनी परेशानियों को डिस्कस करके यदि उसका निदान कर सके तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिस पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पर सरकार भी काम कर रही है सर, ई क्लिनिक भी खोले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से एक आधुनिकता से जुड़ाव है और जो टेक्नोलॉजी है उसका सदुपयोग है। स्टाफ की उपलब्धता की हम बात करें तो एम्स में सर आप आए हैं, आपने देखा स्टाफ की कुछ कमी है या विशेषज्ञों की कोई कमी है जो रिक्वायरमेंट हो, या फिर हैं ठीक है? नहीं, आपने सही सवाल किया कि हमें अच्छा सुविधाएं, क्योंकि हमारे पे जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ मरीज बढ़ते जा रहे हैं। उस हिसाब से हमारे पास जितने लोग होने चाहिए वो कम हैं। उसमें चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या पैरामेडिकल हो। लेकिन खुशी की बात है कि भारत सरकार भरपूर सहयोग हमको दे रही है और जिसकी वजह से हम अभी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी करने का प्रोसेस और नर्सिंग का सारी प्रोसेस चल रहे हैं। और मुझे लगता है जल्द ही दिसंबर जनवरी तक हम लोग सारे पोस्टों पे नई लोगों का अपॉइंटमेंट कर लेंगे। जिले स्तर पर भी सर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की निश्चित तौर से एक प्रोसेस चल रही है और काफ़ी जिलों में आइडेंटिफाई भी हो गया, जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से दोनों का प्रयास कहें इसको। तो इससे अब क्या लाभ होंगे? ये जो मेडिकल कॉलेज हैं वो भी एम्स से जुड़ाव रखेंगे, तो ये जो ई कनेक्टिविटी है ये निश्चित तौर से भविष्य में कितनी कारगर साबित होने वाली है? देखिए, यदि हॉस्पिटल ज़्यादा संख्या में होंगे तो उसका निश्चित रूप से फ़ायदा मरीजों को मिलेगा, क्योंकि उनको दूरी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन एक प्रिकॉशन मैं चाहता हूं कि ज़रूर होना चाहिए कि वहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी उतनी ही संख्या में होनी चाहिए। यदि डॉक्टर अच्छे नहीं मिलेंगे और सिर्फ अस्पताल खोल दिए तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दूरगामी उतना अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं आएंगे। जी, तो मेडिकल एजुकेशन को भी हमको ये देखना है कि हम जो डॉक्टर नए बना रहे हैं वो इस लायक हों। और दूसरी बात मैं चाहूँगा कि जब छोटी जगहों पे, छोटे ज़िलों में आप मेडिकल कॉलेज बनाएं और आप उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर वहाँ रहे, तो सुविधाएं भी हमको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी यदि हम लोग पहुँचाएंगे तभी अच्छे डॉक्टर वहाँ पे रुक पाएंगे। बिल्कुल, आप ज़मीनी जुड़ाव रखते हैं क्योंकि आप एक के जो फादर थे वो शिक्षक रहे और फिर आप डॉक्टर्स बने, तो वहाँ से लेके यहाँ तक के सफ़र के बाद आपने क्या देखा सर कि वास्तव में हॉस्पिटल खोलने, सुविधाएं प्रदान करने और एक्सपर्ट रखने, इन तीनों के बीच में क्या एक ऐसी कड़ी है जो सॉर्ट आउट हो जाए तो कम से कम जो ज़मीनी स्तर पर इलाज है, लोगों को सुविधाएं हैं वो मिलने लगें? देखिए, मैंने ये देखा है कि मैं मेडिकल एजुकेशन से पिछले कई सालों से 15 साल 20 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ये देखा है कि भारत सरकार इस समय बहुत ही अच्छी तरीके से इस विषय पे काम कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं खोल रही है, वो मेडिकल एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या भी बढ़ा रही है। वो जो है पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाते हैं उसकी संख्या भी बढ़ा रही है। तो इसका अच्छा दूरगामी प्रयास का अच्छा दूरगामी रिजल्ट मिलेगा और हमें अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे जो कि हमारे उच्च श्रेणी के जो हॉस्पिटल बनाने का है, क्योंकि पैसे की मुझे नहीं लगता है कि किसी भी संस्थान में कोई परेशानी है। भारत सरकार ने बहुत बजट इस पे रखा हुआ है, तो मुझे तो भविष्य अच्छा उज्जवल दिखता है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार भी बिल्कुल प्रयास कर रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हम लोगों को तो एम्स को जो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर सहायता मदद मिल रही है और वो बार बार हमसे कहते हैं कि आप अपने प्रयास बताइए, हम आपको करेंगे। और हमने जो भी उनसे बोला, जैसे हमने अभी एक पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाने के लिए ज़मीन मांगी थी, सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर दे दी है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट सर क्या काम करेगा? ये पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट का बेसिक पर्पज़ है कि ऐसी बीमारियां जो इलाज के अलावा जिसमें रोकथाम करने के लिए जन जागरण तक पहुंचना है और जो
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमपी गवर्नमेंट की जो हेल्थ से संबंधित जो सुविधाएं हैं और जो पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे हम नीचे के स्तर पे पहुंचा सकें, वो उस पे कम काम होगा। एम्स को लेकर भोपाल पर्टिकुलर हम बात करें सर, तो क्या आप चुनौतियां देख रहे हैं जो अभी भविष्य में लगता है आपको कि ये भी हो जाए तो यहाँ के जो क्रिटिकल डिसीज के पेशेंट्स हैं वो अभी बाहर जाते हों तो वो भी बाहर जाना बंद हो जाएं? सबसे कल ही भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी साहब यहाँ आए थे। हम लोगों ने उनसे एडिशनल जगह की मांग की है कि हमको लगभग 100 एकड़ ज़मीन हमको मिलनी चाहिए, जिसमें हमने जैसे हमें पब्लिक हेल्थ है उसी प्रकार से हमको नई व्यवस्थाएं, मैं ये सोचता हूँ बच्चों का एक विशिष्ट अस्पताल एमपी को चाहिए, जहां एक छत के नीचे बच्चों को हर प्रकार की, चाहे वो कार्डियक हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो ब्रेन हो, सारी सुविधाएं उनको मिल जाएं। इस प्रकार से एक है। और इसी तरह से एक इंटेंसिव केयर यूनिट भी हम लोग 150 बेड की बनाने की हमको सहमति मिल गई है, लेकिन ज़मीन थोड़ी सी कम होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है कि सरकार इस पे काम कर रही है और हमको जल्द ही ज़मीन मिलने से हम इसका विस्तार भी कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों से हम लोग अपने को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। किन अस्पतालों से जोड़ेंगे सर? क्या प्राइवेट फैकल्टी से भी एम्स के डॉक्टर मदद लेंगे या फिर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को जोड़ने की बात हो रही है? शुरुआत में तो गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, एमपी के मेडिकल कॉलेजेस हैं, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, हॉस्पिटल नहीं, मेडिकल कॉलेजेस, उनसे हम लोग जो हम लोगों ने बोला कि हम लोग करेंगे। और सबसे ज़रूरी होता है ट्रेनिंग का, कि हम डॉक्टर्स को, चाहे वो जो प्रोविंशियल मेडिसिन जो फैकल्टी है हमारी सरकारी डॉक्टर्स जो हैं, उनको हम अपने यहाँ पे बुला के, नर्सेस को अपने यहाँ बुला के उनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कैसे इमरजेंसी में और कैसे चोटग्रस्त लोगों का इलाज को प्राथमिक अच्छे स्टैंडर्ड से देना चाहिए। हम लोग इस ट्रेनिंग को भी लगातार हर 2 महीने में लोगों को बुलाते हैं और एनएचएम के माध्यम से ये हमारे पास आके 3 दिन का हम लोग वर्कशॉप करते हैं और 3 दिन में हम इनको ट्रेन करके भेजते हैं। एम्स में कभी कभी हमने देखा है सर यहाँ पर कि कुछ जो स्टाफ है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है या कहीं हड़ताल करने लगता है। इसको लेकर थोड़ा सा एम्स में बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है और ये बाहर लोगों में ये भावना है, या फिर जिन मरीजों से हम बात करते हैं वहाँ तो कि एम्स कहाँ जाएं, वहाँ तो लोग जो है हड़ताल पे ही रहते हैं। ये इसलिए होता है कि वास्तव में एक आदमी पे ज़्यादा काम है, वर्कलोड ज़्यादा है, जैसा आपने बताया स्टाफ की कमी के कारण, और स्टाफ भविष्य में पूरा हो जाएगा तो इन चीज़ों से निजात मिलेगी? देखिए, इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। एक आंसर जो आपने खुद कहा कि हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमारे पास लोग आ रहे हैं, और ना सिर्फ लोग आ रहे हैं, बड़ी उम्मीदों से लोग आ रहे हैं। तो जब हम कहीं भी, हमको यदि बिस्तर नहीं है और हम उनसे माफ़ी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ होती है, कितनी दूर से आए, और उनका कई बार उनका एग्रेशन होता है। उसको शांत कराने में कुछ लोग हमारे एम्प्लॉइज़ में भी, क्योंकि देखिए समाज में आप देखें तो समाज में, पूरे समाज में ही एग्रेशन, आज की जो जनरेशन है उसमें एग्रेशन ज़्यादा आ रहा है। तो जब समाज में एग्रेशन आ रहा है तो वो हमारे एम्प्लॉइज़ में भी एग्रेशन आएगा। लेकिन उसके लिए हम लोग सॉफ्ट स्किल नाम की चीज़ होती है, उसकी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने नर्सेज और उनका। हमने आपको बताने में मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने साइकोलॉजिस्ट की अभी अपॉइंटमेंट किया है। वो साइकोलॉजिस्ट इसीलिए कि वो ट्रेनिंग करेंगे कि कैसे हैंडल करें पेशेंट, कैसे हैंडल करें ऐसी सिचुएशन पे जिसमें उनको, मरीज को ये ना लगे कि हम जानबूझ के हम भर्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि मजबूरी हमारी वो समझ सकें। निगेटिविटी फैक्टर एक काम करने लगता है ना सर। कोई पेशेंट लेके आता, उसको लगता है कि हमें ट्रीटमेंट मिले, लेकिन आपकी अपनी मजबूरियां हैं, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, इस कारण से थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो जाता है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। यदि आप लोग इस भावना को पहुंचाएंगे कि किसी को जानबूझ के एम्स से मना नहीं किया जाता है, मजबूरी में किया जाता है, तो शायद इसका भी इफेक्ट आएगा। बिल्कुल। दूरस्थ क्षेत्रों के लोग जैसे आएँ सर, तो पहले ऐसा क्या वो करके आएँ जिससे यहाँ ज़्यादा परेशानियों का सामना उन्हें ना करना पड़े? मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको हमारी ओपीडी में दिखाना है तो हमारे वेबसाइट पे
लिंक से यदि आप अपना पहले से रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करा लें तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, सीधे डॉक्टर आपको देख लेगा। एक बात, यदि आप इमरजेंसी में आ रहे हैं तो किसी डॉक्टर से रेफरेंस बना के आएँ, जिससे कि डॉक्टर हमारे डॉक्टर से बात कर ले कि हमारे यहाँ बेड खाली है या नहीं है। यदि है तभी वो यहाँ रेफ़र करे, क्योंकि अधिकतर मरीज़ सीधे यहाँ आ जाते हैं बिना कुछ किसी से पूछे। तो उससे क्या होता है कि उनको ये ज्ञात नहीं हो पाता है कि क्या है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मरीजों को हम लोग भर्ती कर सकें। इसका भी कोई इफेक्ट है क्या सर, कि जैसे कोई पेशेंट आता है तो पहले वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास जाता है या फिर किसी बड़े अधिकारी से सोर्स लगवाता है, तो सोर्स का यहाँ पर ज़्यादा महत्व है कि डायरेक्ट आप सीधे आएँ उसका ज़्यादा महत्व? देखिए, मेरा पर्सनल ये मानना है कि जिसका कोई नहीं है उसका तो हमें बनना ही बनना। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसका कोई है उसके तो नेचुरली हम हैं ही। तो मेरे लिए कोई ऐसा मरीज जिसका कोई नाम लेवा नहीं है, उसको तो मैंने तो जब से मैं आया हूँ मैं इसी बात पे अपनी इमरजेंसी की सर्विसेज को मैं कहता हूँ कि आप उनको ज़रूर ध्यान दीजिए जो किसी के बिना उससे आ रहे हैं। कोई ऐसा टेलीकम्युनिकेशन का कोई नंबर जो आपने यहाँ पर रखा हो, डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है जो व्यक्ति नहीं, जो इंटरनेट का फ्रेंडली है, मान लीजिए वेबसाइट नहीं खोल पाता, लेकिन मोबाइल इवन सभी ग्रामीण स्तर पर सभी लोगों के पास होते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सीधे फ़ोन मरीज़ को करने के बजाय जो संबंधित डॉक्टर हों वो ज़्यादा वो करेंगे तो वो चीज़ को अच्छे से समझ भी पाएंगे। और यदि वो हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा है तो वो डॉक्टर ये भी डिसाइड कर देगा कि इस काम के लिए उसको कहाँ भेजा जा सकता है। तो मरीज़ सीधे बात करे, कोशिश करता है, लेकिन उसको फ़ोन पे उतनी संतुष्टि हमसे नहीं मतलब हमारे एम्प्लॉय से नहीं मिलेगी, डॉक्टर से ही मिलेगी। तो हमारे डॉक्टर से यदि कंसल्ट कर ले फ़ोन से, हम लोगों ने व्हाट्सएप से भी कंसल्टेशन शुरू किया है, तो यदि कर ले तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए सर, अब थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े भी सवाल हम पूछ ही लेते हैं। आप डॉक्टर कैसे बने? क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ एक बिहाइंड द कर्टन कोई स्टोरीज होती है कि कैसे बने, आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या कुछ भी बने। तो आप चूंकि आपके फादर टीचर्स थे, तो आप बनना क्या चाहते थे? वास्तव में डॉक्टर बनना चाहते थे या फिर कुछ और? देखिए, ऐसा है कि हम लोग उस जनरेशन के हैं जहां हम अपने डिसीजन कम करते थे। हमारे माता पिता जो बोलते थे हम लोग उन डिसीजंस को ज़्यादा मानते थे। तो मैं हाई स्कूल और इंटर में मेरे पास दोनों ही सब्जेक्ट्स थे और मेरे दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स थे। बट मेरा भाई, क्योंकि बड़ा भाई इंजीनियर था, तो मुझे लगता था इंजीनियर, दो वजह से कि एक तो इंजीनियर भाई था इसलिए मैं इंजीनियर बनना चाहता था। दूसरा, मुझको ये लगता था कि डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा समय लगता है एस्टेब्लिश होने में, काफ़ी लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है, और इंजीनियर तो 5 साल के बाद फिर नौकरी मिल जाती है। लेकिन मेरी मदर और फादर इसकी इच्छा रखते थे कि एक को इंजीनियर बना दिया तो दूसरे बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने उस बात को स्वीकार किया, और आज मुझे लगता है कि शायद उनका डिसीजन सही था जो मैं उस समय नहीं समझ पा रहा था, और मैं अपने को इस पेशे में पूरी तरीके से संतुष्ट पाता हूँ। एक डॉक्टर की भूमिका सर समाज में, बिल्कुल जो लोग हैं, पेशेंट हैं, वो तो भगवान स्वरूप मानते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो एक डॉक्टर की भूमिका कैसी होनी चाहिए? क्या वास्तव में जो नई जनरेशन के डॉक्टर आ रहे हैं, आप इतने सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, देख रहे हैं कि ठीक जा रहे हैं जो नई जनरेशन है डॉक्टर्स की, कि उन्हें में कोई सुधार की ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजी का जो आपने एक विशेषज्ञ रखे हैं, तो ऐसी कोई जनता से जुड़ाव, क्योंकि बहुत इरिटेशन होता है। डॉक्टर्स का भी एक लाइफ ऐसी है सर कि पेशेंट आएगा तो कभी कभी तो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में नई जनरेशन एग्रेसिव ना हो, इसके लिए क्या सुझाव देंगे सर? या फिर वास्तव में ठीक जा रहे हैं वो? नहीं, ठीक तो नहीं जा रहे इसमें, तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि ठीक जा रहे हैं। हमारी जनरेशन और आज की जनरेशन में जो मूलभूत अंतर है कि हम लोग अपने जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं उनसे कहीं ना कहीं हम दूर होते जा रहे हैं, अपने समाज से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। हमारा जो लगाव है अपने पुरानी जो भारतीय परंपराएं हैं उनसे बच्चों का कम होता जा रहा है। तो माँ बाप वेस्टर्न कल्चर को
क्योंकि वो नहीं कर पाए तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो काम कर लें। उससे कहीं ना कहीं जो एक डॉक्टर और मरीज़ के बीच का जो संबंध है वो कमज़ोर होता जा रहा है, वो विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। डॉक्टर भगवान होता है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। डॉक्टर भी एक इंसान होता है, इसलिए हम भी गलती कर सकते हैं, हो सकती है, जानबूझ के नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की जनरेशन में जो सबसे और हमारी जनरेशन में जो अंतर है कि हम मरीज से बात करते थे, उसकी सुनते थे, उसको टच करते थे, हाथ लगाते थे। ये हमें सिखाया जाता था, हमारी टीचर ने सिखाया कि कोई आए तो उसके कंधे पे हाथ रखो, उसकी पल्स देख लो, थोड़ी देर उसको आला लगा के उसके सुन लो फेफड़े कि सब ठीक है। नहीं भी जरूरी है, लेकिन मरीज को लगेगा उसको देखा, तो संतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। आजकल जो है हम लोगों के पास शायद टाइम इतना कम हो गया है बच्चों में, तो वो लोग इस चीज़ को करके सीधे एक्सरे और एमआरआई कराते हैं, जो मुझे लगता है गलत है। हमें मरीज़ को एग्जामिन करने की जो कला है मेडिकल एजुकेशन में, उसको ख़त्म नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। ये जो दूरियां हैं, ये सर कोविड के दौर के बाद बढ़ी हैं कि वास्तव में जो जनरेशन है उसमें ये आ ही रहा है कि पहले प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि आप ब्लड की जांच कराइए और बाकी सारी जांचें पहले लेके आइए आप, उसके बाद ही हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। इसको बहुत जनरलाइज नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हैं। आज भी अच्छे डॉक्टर्स हैं जो प्रॉपरली मरीज़ से बात भी करते हैं, उसकी सुनते हैं, उनके घर वालों की भी सुनते हैं, उनको फ़ोन करके उनसे पूछते भी हैं जाने के बाद कि आप ठीक हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि लेकिन एक सेक्शन ऐसा ज़रूर हो गया है जो थोड़ा जल्दी में है। और हम लोगों को सिखाया जाता था कि यदि आप डॉक्टरी कर रहे हो तो पैसा सेकेंडरी है, सेवा पहले है। अब कहीं ना कहीं कुछ तो सर होता है। हाँ, कुछ कमर्शलाइजेशन भी हो रहा है जी। पेंडेमिक दौर आपने देखा सर वो कोविड का, उसके बाद तब मेडिकल एजुकेशन या जो मेडिकल से रिलेटेड हॉस्पिटलिटी है उसमें और अब थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। अब ऐसे पेंडेमिक के लिए क्या अब तैयारी है एम्स की या पूरे हॉस्पिटल की? क्योंकि पूरे प्रदेश के हम हॉस्पिटलिटी देखें, उस समय कोविड के दौर में सर देखा एकदम से यदि कोई चीज़ स्प्रेड होती है या कोविड का जो प्रकोप हुआ उसमें पूरी हॉस्पिटलिटी चरमरा सी गई थी व्यवस्था सर। तो अब इससे कुछ सीखा है? नहीं, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलके अब उनकी प्रायोरिटी में हेल्थ जो है वो बहुत ऊपर आ गया है। और ये जो एक नया प्रथा चली है कि हमें ज़्यादा मरीज़ बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, ज़्यादा डॉक्टर्स बनाने हैं, ये इसी का नतीजा है। और मुझे लगता है कि जैसे ऑक्सीजन हुआ, उसकी व्यवस्था हर अस्पताल, छोटे से छोटे अस्पताल में हो गई है। आने ईश्वर न करे कभी ऐसी महामारी हो, लेकिन यदि होगी तो हम शायद पहले से बेहतर तरीके से हैं। हमारा जो मेड इन इंडिया जो आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि हम एमआरआई से लेके, मशीनों से लेके, वैक्सीनेशन, मेडिसिन ना सिर्फ बना रहे हैं, बाकी दूसरे देशों को सप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ही जीवन काल में हमने दूसरा एक्सट्रीम देखा था कि हमें सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ता था। आज हम वो देख रहे हैं कि सब कुछ हम बनाने में सक्षम हैं। तो हमेशा मैं कहता हूं कि चैलेंज को भारतीय सरकार ने और राज्य सरकारों ने उस चैलेंज को बहुत ही अच्छे से लिया है। बिल्कुल। आपने कहा सर पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता था कि डॉक्टर्स बनते हैं बड़े लंबे पढ़ाई के बाद, उस समय रैंकिंग भी होती थी सर। तो आपके ऐसे कॉलेज या छात्र जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि कभी रैंकिंग के चक्कर में आपने सोचा होगा कि अब तो हमें डॉक्टरी करनी नहीं है, ऐसा पहले पता होता तो हम इंजीनियर ठीक थे? देखिए, हमारे माँ बाप जो थे, यदि हम लोग घर जाते तो वो 2 चपत और लगाते कि तुम वापस क्यों आए हो, तुमको वहीं झेलना है। अब तो हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। अब ऐसा नहीं है, रैगिंग अब होती नहीं है। उस समय हमारी रैगिंग हुई थी, लेकिन वो एक रैगिंग, हेल्दी रैगिंग होती थी, जिसमें संबंध बहुत अच्छे बनते थे। आज भी मेरे 2 साल सीनियर और 2 साल जूनियर हम लोग ऐसे मिलते हैं जैसे कि दो भाई मिलते हैं। तो रैगिंग के बुरे एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन अच्छे एस्पेक्ट भी हैं। तो मेरा ये मानना है। चलिए सर, और कुछ संदेश जो आप देना चाहें, चाहे जूनियर डॉक्टर को हो, पब्लिक को हो, या एम्स से रिलेटेड कुछ हम आपसे पूछना भूल गए हों, वो आप बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को बता सकते। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने हमको मौका दिया एम्स को के बारे में बताने के लिए। एम्स एक अपनी पहचान को बदलने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। हम अपनी व्यवस्था में ऐसा
मूल चूल परिवर्तन करने की सोच रहे हैं कि हमारे पास जो भी मरीज़ आए उनका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो और हम उनसे फीडबैक मैकेनिज्म कि वो उनसे जाने के बाद हम उनसे का फीडबैक भी लेने की प्रक्रिया में है कि उन्होंने हमको सलाह दें कि कैसे हम और इम्प्रूव करें। दूसरी बात, एम्स ने शायद पहली बार रोकथाम के को एक चैलेंज के रूप में माना है और हम लोग बहुत सारे स्कूल्स, बच्चों के स्कूल्स और गांव को हम अडॉप्ट करने की सोचते हैं, जहां पे हम माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण है, कुपोषण को और ट्यूबरकुलोसिस, सिकल सेल एनीमिया वगैरह की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन कुपोषण और ट्यूबरकुलोसिस, ये जो माननीय प्रधानमंत्री का भी सपना है, हम उस पर विशेष चीज़ें चलाने की सोच रहे हैं। और हमने मोबाइल क्लिनिक पे मैंने काम करना शुरू कर दिया है। 2-3 महीने में मोबाइल क्लिनिक आ जाएगी और हमारे यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो सीधे मरीज के पास जाएंगे और वहीं पे वो सलाह देंगे। तो वीडियो से नहीं सलाह, बल्कि पर्सन टू पर्सन जो चीज़ होगी। और नई जनरेशन को मैं ये कहता हूँ कि उनको इस जो हमारा प्रोफेशन है उसको सेवा भाव को बनाए रखना चाहिए। मरीज तकलीफ़ में आता है, थोड़ा सा इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा नहीं आगे आने देना चाहिए। और साथ में समाज को भी मैं कहता हूँ कि डॉक्टर को एक इंसान के रूप में, उसका भी जीवन है, उसकी भी परिवार है, तो आप उसको भगवान ना बनाएं, आप उसको इंसान बना रहने दें और दोनों एक दूसरे के प्रति यदि सचेत रहें तो बहुत अच्छा रहे। कुछ रिसर्च सर जो एम्स ने की हो, वास्तव में उसे पूरे हिंदुस्तान लेवल पर सराहा गया हो, आप भोपाल से यदि बात करें तो? हमारे यहाँ पे जो सबसे अच्छी जो रिसर्च जिसको बहुत ज़्यादा जो नाम मिल रहा है वो एक हम लोगों ने कम से कम 5 पेटेंट ऐसे क्रिएट किए हैं जो वर्ल्ड में अपने आप में एक पेटेंट के रूप में हैं, जो कि बिल्कुल हमको एक्सक्लूसिव बनाते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने रेयर डिजीज़, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि रेयर डिजीज़ हैं, चाहे वो हीमोफीलिया है, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया, इस टाइप की चीज़ों के लिए जो जेनेटिक काउंसिल वाली चीज़ है, जिसमें हमारा काम करने की वजह से ये पूरे एरिया में एम्स ने अपनी धाक जमाई है। ये 2 चीज़ें ऐसी मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। बहुत व्यस्ततम आपका शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद भी। तो आज हमने आपकी बात करवाई है एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह से। उन्होंने बताया कि एम्स भोपाल ने जब से स्थापना हुई है तब से अब तक कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं और भविष्य में उनका विज़न क्या है। बच्चों के लेकर या बच्चों की जो बीमारियां हैं उनको लेकर एक छत के नीचे कैसा वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में तैयार हो रहा है और सरकार से उनकी बातचीत चल रही। तो भविष्य में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि वास्तव में चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ पूरा स्पेशलिटी सेंटर हमें यहीं एम्स के देखने को मिलेगा। हम एम्स के बारे में आपको बताते रहेंगे और एम्स के हर एक्सपर्ट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इससे आप समझेंगे, बीमारियों के बारे में जानेंगे और एहतियात बरतेंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। DNN न्यूज़ के लिए मैं महेंद्र विश्वकर्मा अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र यादव के साथ।